हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैम्प रिवीजन सेशन फॉर थ्योरी रिवीजन एंड दिस इज चैम्प 12 और आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट 1 इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज रेट चेंज। अब रेट चेंज में बस हमें एक दो चीज़ें याद रखनी है कि यूजली क्वेश्चन किस तरह का आएगा कि रेडियस इस रेट से चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा, या रेडियस इस रेट से चेंज हो रहा है तो एरिया किस रेट से चेंज होगा। इस तरह की चीज़ें आएंगी। मतलब एक चीज़ का रेट चेंज दे रखा होगा और दूसरी चीज़ का रेट चेंज पूछा होगा। तो वेरी सिंपल, जिस चीज़ का रेट चेंज दे रखा है एंड जिसका पूछा है उनको रिलेट करने वाला, ये ठीक है, ज्योमेट्री से या किसी भी डायग्राम बना के वी कैन रिलेट देम, ऑफकोर्स तभी पूछा होगा। हम एक रिलेशन निकालेंगे, एक इक्वेशन निकालेंगे, फिर उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, बस यही है। तो फर्स्ट पॉइंट, इफ रेट चेंज ऑफ Q1 is given and that of Q2 is asked, then try to find an equation relating Q1 and Q2 and then डिफरेंशिएट इट। ठीक है। अच्छा, अगर मान लिया Q1 और Q2 को हमने रिलेट किया, एक क्वांटिटी Q3 और आ गया क्वेश्चन में, तो या तो क्या होगा कि Q3 इंडिपेंडेंटली वेरी नहीं कर रहा होगा, वो Q1 या Q2 या दोनों से और किसी इक्वेशन से रिलेटेड भी होगा, तो हम उस इक्वेशन से Q3 को एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहा है तो ऑफकोर्स फिर उसका रेट चेंज भी दिया होना चाहिए। तो फिर ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि हम जिसमें मान लिया एक राइट सर्कुलर कोन है और उसमें हम बोले कि हाइट भी चेंज हो रहा है और बेस रेडियस भी चेंज हो रहा है, दोनों इंडिपेंडेंटली चेंज हो रहा है, तो फिर वो दोनों का रेट चेंज बताएगा ऑफकोर्स। और मान लिया उसने वॉल्यूम का रेट चेंज पूछा है, तो ठीक है, जो वॉल्यूम है हमारा वो बेस रेडियस और हाइट के टर्म्स में आ जाएगा, फिर उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जिसमें dh/dt एंड dr/dt दोनों ही यूज़ हो रहा होगा। ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है कि मान लिया उसने बोला कि बेस रेडियस जो है वो इतने रेट से बढ़ रहा है, ठीक है, कुछ भी मान लिया 1 सेंटीमीटर पर आर के हिसाब से बढ़ रहा है, बट अगर मैं सेमी वर्टिकल एंगल मान लिया फिक्स कर दूँ कि जो कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, उसका सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री ही है, तो भले ही हमारा हाइट भी, ऑफकोर्स रेडियस बढ़ेगा तो हाइट भी बढ़ेगा, बट हाइट और रेडियस में ये जो हमने 30 डिग्री बोला है, यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा। तो दिखने में तो हाइट और रेडियस दोनों बढ़ रहा है, बट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट बिकॉज tan 30 विल बी r/h, tan 30 डिग्री विल बी r/h, तो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो हम इस रिलेशन को यूज़ करके हाइट को भी रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, जैसे इसी तरह के क्वेश्चन में जिसमें हाइट और रेडियस से रिलेटेड चीज़ें दे रखी हैं, मान लिया उसने बोला कि रेट चेंज बताओ जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है या जब रेडियस मान लिया 10 मीटर है, तो ऐसे केस में ये जो उसने बाउंड्री केस बोला, ये बिल्कुल लास्ट स्टेप पे यूज़ होगा जिसमें चीज़ें चेंज हो रही हों। तो जो 10 सेंटीमीटर जो उसने बोला या 10 मीटर जो भी बोला होगा, वो बेसिकली उस इंस्टेंट को डिफाइन करने के लिए बोला होगा जिस पॉइंट पे हमें चाहिए। तो ऐसा नहीं कि πr² h है और उसमें मैं r10 पहले रख दूँ फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो वेरिएबिलिटी आएगी रेडियस की वजह से वो लूज़ हो जाएगी, आंसर गलत हो जाएगा, ये ठीक है। बट अगर कोई चीज़ थ्रू आउट प्रोसेस में चेंज ही नहीं हो रहा तो फिर उसको वैल्यू हम रख सकते हैं शुरू में ही, ये ठीक है। बट इफ़ समथिंग इज चेंजिंग और उसका अगर कोई वैल्यू दे रखा है कि इस मतलब जिसको हम बाउंड्री कंडीशन बोल सकते हैं, उस तरह का इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो वो हम डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ही यूज़ करेंगे, पहले यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज वो वेरिएबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, आंसर गलत आएगा। तो सेकंड, इफ द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल क्वांटिटी is given, then it should be used after
डिफरेंशिएशन ओनली, नॉट बिफोर दैट। ठीक है, बस रेट चेंज में और कुछ है नहीं, दिस इज़ वेरी सिंपल और फिजिक्स वगैरह में भी पढ़ा होगा। उसके बाद सेकंड, दिस इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कोई भरोसा नहीं है, आ सकता है आजकल में, जैसे जेई मेंस के पेपर आ रहे हैं। देखो, इसमें कोई भी रट्टा वट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक लाइन में समझाना चाहूँ तो आराम से समझ में आ जाएगा सबको। डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं बोलूँ कि दिस इज लगभग बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब मैंने देखा कि एक्स में मैंने 1 यूनिट चेंज किया और मान लिया वाई जो है वो 1.5 यूनिट चेंज हो गया, 1.5 मतलब 1.5 यूनिट चेंज हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स 1.5 अपॉन 1 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि जो एग्जैक्ट कर्व होगा ये जो मैंने बताया कि 1.5 यूनिट चेंज हो गया एक्स को 1 यूनिट चेंज करने पे, ये तो बेसिकली एवरेज रेट चेंज हो गया उस इंटरवल के ऊपर। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा होगा, अगर लाइन मतलब अगर कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, अगर कर्व स्ट्रेट लाइन है फिर तो यूनिफॉर्मली आंसर 1.5 ही आएगा। बट अगर कुछ पैराबोला वगैरह है तो क्या हो रहा होगा, किसी जगह जो रेट होगा वो 1.5 से कम होगा, किसी जगह ज़्यादा होगा, पूरा एवरेज आउट होके 1.5 आ रहा होगा। तो इसीलिए हमने ये अप्रोक्सीमेशन वाला साइन लगाया। अब देखो इसमें डेल्टा एक्स को तोड़ के उधर ले जाओ, तो डेल्टा वाई इज लगभग डेल्टा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ से डेल्टा वाई मतलब चेंज इन वाई, चेंज इन वाई का मतलब क्या, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू घटा दिया, तो वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल इज एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कहाँ निकालेंगे, वो इनिशियल पॉइंट पे। ठीक है, तो y फाइनल विल बी y इनिशियल प्लस x फाइनल माइनस x इनिशियल इंटू डी वाई बाई डी एक्स एट इनिशियल पॉइंट। ये आ गया बस हमारा फॉर्मूला, कि इस तरह की चीज़ें हो गई कि अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है कि उसके आसपास की वैल्यू हमें कुछ पता होगी। जैसे मान लिया मैंने बोला कि tan 45.5 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो tan 45 हमें पता है 1 है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इनिशियल वैल्यू तो हो जाएगा x की वैल्यू π/4 एंड y की वैल्यू 1, और फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा π/4 प्लस 0.5 इंटू π/180। ये ठीक है, ये डेल्टा x हो गया बेसिकली, 0.5 इंटू π/180 ये पूरा वैल्यू हो गया। डी वाई बाई डी एक्स, tan x को डिफ्रेंशिएट किया, sec स्क्वायर x आ गया, उसमें π/4 रखा, √2 आ गया, तो यहाँ से उसका स्क्वायर 2 हो जाएगा। y इनिशियल जैसा मैंने बोला कि π/4 रखने में 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया, तो बस tan 45.5 डिग्री पे हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये है, बस यही फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, काफ़ी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज मोनोटोनल सिटी। ठीक है, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे चलते हैं। फर्स्ट, इफ fx is increasing function in a to b, then if x1, then for all x1 x2 belonging to a to b, if x1 is less या x1 is greater than x2, then fx1 is greater than equals to fx2। ये हो गया कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जहाँ पे x की वैल्यू बड़ी होगी वहाँ पे y की वैल्यू तो बड़ी होगी या बराबर होगी। ठीक है, बड़ी या बराबर होगी, और ऐसा हर पॉइंट पे अगर है उस इंटरवल के, तो हम ये बोलते हैं कि उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और इंक्रीजिंग है तो फिर एक दूसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी आ जाएगा। तो दोबारा लेते हैं इसको। सेकेंड पॉइंट, इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन ए टू बी, देन दिस इज दिस। बस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा कि आगे जाने पे अगर x1 x2 से बड़ा है तो fx1 fx2 से बड़ा ही आना चाहिए, बराबर भी इज ऑल्सो नॉट वैलिड। ठीक है, अब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा
if fx is decreasing then x1 greater than x2 implies fx1 less than equals to fx2, and if fx is स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगर ये समझ में आया तो ये अपने आप मेरे को लिखने की जरूरत ही नहीं है, देन x1 ग्रेटर देन x2 इम्प्लाइज fx1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन fx2। तो ये 4 डेफिनेशन हो गई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की किसी भी इंटरवल में। अब किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में थोड़ा थोड़ा सा एक इंटरवल ले लिया और फिर उस पूरे इंटरवल के अंदर अगर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो जो उस इंटरवल में हो रहा होगा वही उस पॉइंट पे हो रहा होगा। अब इसी चीज़ को लिख लेते हैं। फिफ्थ, फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग at x is equals to a if it increases or strictly increases or decreases or strictly decreases in a minus h to a plus h for some h greater than 0। मतलब h कोई पॉजिटिव नंबर ले लिया तो a माइनस एच ए से थोड़ा छोटा हो जाएगा, a प्लस एच ए से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो एक इंटरवल आ गया हमारे h को कंटेन करने वाला। उस इंटरवल के अंदर अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पे भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन x1 greater than x2 implies and is implied by fx1 greater than fx2। एक तो ये वाली चीज़ याद रखिए कि अगर कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो दोनों तरफ हम f ले सकते हैं या दोनों तरफ से हम f हटा सकते हैं। ये ठीक है। तो यही रीज़न है, मतलब ये सीधा सीधा क्या बोला, इंक्रीजिंग का मतलब ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आगे जाने पे अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा, बस ये बोला जाए। या फिर अगर 2 पॉइंट में एक पॉइंट का y ज़्यादा है तो उसका x भी ज़्यादा होगा अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो उल्टा हो जाएगा। इसी इफेक्ट का यूज़ हम यूजली करते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में, जब साइन हमें रिवर्स करना होता है या फिर हम साइन सेम रखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉग का बेस बीइंग ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, उसके हिसाब से हम साइन चेंज करते हैं या नहीं चेंज करते हैं। वो रीज़न क्या है उसका, लॉग का बेस अगर 1 से बड़ा है तो फिर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो दोनों तरफ से लॉग हटाएं या दोनों तरफ लॉग ले लें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। बट अगर लॉग का बेस 0 और 1 के बीच में है तो फिर वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। उस वाले केस में क्या होगा, दोनों तरफ अगर लॉग लिया हमने तो साइन फ्लिप हो जाएगा या दोनों तरफ से लॉग हटाया तो साइन फ्लिप हो जाएगा। सेवेंथ, फॉर स्ट्रिक्टली decreasing function x1 greater than x2 implies add is implied by fx1 less than fx2। डिक्रीजिंग के लिए साइन रिवर्स हो जाएगा। फिर नोट 1, एक चीज़ ये और हो गई, अगर मान लिया ये a है, ये b है और ये fx का ग्राफ है तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज हम ऐसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से a क्लोज लगाया पहली बार तो इस पॉइंट तक, माइनस इन्फिनिटी से अगर हमने इस पॉइंट तक इंटरवल लिया तो इस इंटरवल में जो भी हमारी डेफिनेशन थी ये वाली, दिस विल बी सेटिस्फाइड इस इंटरवल के अंदर, ये ठीक है। और फिर b से लेके इन्फिनिटी में भी इंक्रीज करा है एंड b से इन्फिनिटी ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट ये कि इसको ऐसे नहीं लिखेंगे यूनियन लगा के, ऐसे नहीं लिखेंगे। यूनियन लगा के क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि फिर ये अगर हमने बोला कि इस पूरे इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करें तो एक पॉइंट हम यहाँ से उठाएं एक पॉइंट यहाँ से उठाएं तो इस वाले इंटरवल में जो x है वो बड़ा होगा, बट वहाँ पे y का वैल्यू बड़ा हो गया ज़रूरी नहीं है। मतलब जैसे मैंने ये पॉइंट उठाया और यहाँ पे ये पॉइंट उठाया तो इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हमने एंड लगा के अलग अलग लिखा है।
इसी में अगर इंटरवल ऑफ डिक्रीज लिखेंगे तो वो ए क्लोज्ड से बी क्लोज्ड आ जाएगा। ठीक है, अगर देखो इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो भी ये आ जाएगा, इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग तो भी आ जाएगा। दो एनसीईआरटी वाले करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ओपन लगा देते हैं, जो गलत है। तो ऐसा कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। जेई वाले पेपर बनाते समय ये ध्यान रखेंगे कि इस तरह की एम्बिग्विटी ना आए। ये हो गया। दूसरा, ये वाली चीज़ लगाते समय वी शुड इंश्योर के बीच में कहीं पे भी फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हमने ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पॉइंट पे इंक्रीजिंग नहीं है, मान लिया एक पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस नहीं है, एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, ये सॉरी कॉन्टीन्यूस नहीं है, ये तो चल जाएगा, बस ये डेफिनेशन फेल नहीं होनी चाहिए, रहना चाहिए। अगर वो भले ही डिसकॉन्टीन्यूस है बट अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट बीच में किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं होना चाहिए अनडिफाइंड होना चाहिए, अनडिफाइंड हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं चलेगा। ठीक है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए मोनोटोनिसिटी के। फिर आ गया मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो फर्स्ट पॉइंट, एट x इज इक्वल्स टू a, local maxima exist if there exists an h greater than 0 such that f of x is greater than equals to f of a is greater than or equals to f of x for all x belonging to a minus h से a प्लस एच। तो लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या है? लोकली मैक्सिमम। तो अगर x बराबर a पे अगर लोकली मैक्सिमम है तो उसके हमने थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट पे जाके एक इंटरवल बनाया, उस इंटरवल में a के ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी का मतलब ये नहीं कि दूसरा वैल्यू उसके बराबर नहीं आ सकता, आ सकता है, उससे बड़ी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर वो लोकल मैक्सिमा हो गया। if x is equals to a is local minimum, then f of a must be less than or equals to f of x for all x belonging to a minus h से a plus h for some h greater than 0। मैक्सिमम मिनिमा के लिए, मोनोटोनिसिटी के लिए हमें कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम है इसमें यूजली हम एक्स कोऑर्डिनेट ही रेफ़र करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट रेफ़र नहीं करते। वाई कोऑर्डिनेट जो है वो तो लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो पहला नोट 1, वी रेफर x coordinate for local maximum minimum and corresponding value of function at that point is called लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन डोमेन। ये ठीक है, ये लोकली मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू ये है। नोट 3, लोकल मैक्सिमा मिनिमा इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा। ये ठीक है,
या एक्सट्रीमा या एक्सट्रीमम। ठीक है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को ऐसे ही बोल सकते हैं कि रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमा और मैक्सिमम मिनिमम एक्सट्रीमा या फिर एक्सट्रीमम इस पॉइंट पे है। अच्छा, कहीं कहीं यू विल फाइंड कि वो केवल मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड भी यूज़ करेंगे, ये ठीक है। वैसे तो मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड क्या होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए, जो पूरे इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है। बट उसके एब्सेंस में यू विल फाइंड कि किसी किसी क्वेश्चन में जब वो मैक्सिमम बोलेगा तो उसका मतलब लोकल मैक्सिमम वैल्यू ही होगा। ये हो गया हमारा नोट 3। नोट 4, फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, फर्स्ट पॉइंट, if f dash x is greater than 0 then it will be strictly increasing, ठीक है, provided it is non constant, it is non constant in every interval। मतलब किसी भी कांस्टेंट में, किसी भी इंटरवल में कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर कांस्टेंट हो गया तो फिर उसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, फिर इंक्रीजिंग बोलेंगे। तो सेकंड, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देन इट विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन, फिर इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। अब उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर थर्ड, इफ एफ एक्स इज strictly decreasing then f dash x is less than or equals to 0 and it is non-constant in every interval, ठीक है। और ये लास्ट वाली लाइन एंड वाले के बाद जो लिखा है वो अगर हम ना ऐड करें तो फिर ये सिंपली हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, जिसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी आ जाएगा एंड सिंपली डिक्रीजिंग भी आ जाएगा। ये हमारा हो गया नोट 4। नोट 5, अब देखो जो कैलकुलेशन है मैक्सिमा मिनिमा की या मोनोटोनिसिटी की वो एग्जैक्टली एक जैसी है, बस मैक्सिमा मिनिमा में तो जिस पॉइंट के इधर उधर साइन चेंज हो रहा है एफ डैश का, उस पॉइंट पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा होता है। मोनोटोनिसिटी में हम इंटरवल देखते हैं कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव। तो मान ली एक इंटरवल में पॉजिटिव है एफ डैश और दूसरे में नेगेटिव है, तो ये इंक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग वाला हो गया। जो पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन है वो पॉइंट हमारा मैक्सिमा मिनिमा हो गया। तो अब वही कर लेते हैं। इफ एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन then to find point of local maxima minima solve f dash x is equals to 0 if solution is x is equals to a then मान लिया f dash a 0 आ गया। अब देखो क्या क्या हो सकता है कि f डैश a माइनस एंड f डैश a प्लस, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो, दोनों ही नेगेटिव हो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो। इस सारी थ्योरी का बहुत ही बेसिक सा चीज़ क्या है, अगर हम केवल ये याद रखें कि f डैश पॉजिटिव का मतलब क्या है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, f डैश नेगेटिव का मतलब क्या है, ग्राफ नीचे जा रहा है, उसी से सब कुछ पता लग जाएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए हमारा ग्राफ कैसे दिखाई देगा, पहले भी बढ़ रहा है बाद भी बढ़ रहा है। अच्छा, ए पे तो स्लोप 0 है ही, वहीं से तो हमने चालू किया कि एक्स बराबर ए पे स्लोप 0, उसके बाद की बात कर रहे हैं। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो ये ऐसे इंक्रीज करेगा, दोनों तरफ नेगेटिव है तो ये ऐसे दोनों तरफ डिक्रीज करेगा, पहले भी डिक्रीजिंग कर रहा है उसके बाद भी डिक्रीजिंग है। अगर पहले पॉजिटिव है ये इधर हो गया, अगर पहले पॉजिटिव है तो मतलब पहले इंक्रीज कर रहा है फिर नेगेटिव हो गया ये ए, तो उसका मतलब क्या है कि पहले ये ऊपर गया ग्राफ
और फिर ये नीचे गया ग्राफ, ठीक है। पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, तो उसका मतलब क्या, पहले नीचे गया फिर ऊपर गया। तो एट x इज इक्वल टू a एफ एक्स विल हैव, पहले वाले केस में नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, दूसरे वाले केस में अगेन नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तीसरे वाले केस में पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एंड इस वाले केस में आ जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो अल्टीमेटली पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा का कंडीशन क्या हो गया, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, प्लस मैक्सिमा का तुम आंख बंद करके विजुलाइज कर सकते हो, पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, तो पहले एफ डैश पॉजिटिव आना चाहिए बाद में नेगेटिव आना चाहिए। मिनिमा में उल्टा है, पहले नेगेटिव आना चाहिए फिर पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये हमारा मैक्सिमम मिनिमा हो गया। अच्छा, फिर एक मैक्सिमम मिनिमा निकालने का एक हायर डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है, जो कहीं कहीं मतलब स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यूजफुल हो सकता है, हायर डेरिवेटिव टेस्ट। इफ एफ डैश ए इज इक्वल टू 0 देन कैलकुलेट एफ डबल डैश ए एफ ट्रिपल डैश ए, ये ठीक है, एंड सो ऑन टिल नॉन जीरो वैल्यू इज ऑब्टेन्ड से एट rth डेरिवेटिव, ठीक है, दैट इज एफ आर का डेरिवेटिव सॉरी rth डेरिवेटिव एट ए इज नॉट जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब इससे पहले वाले सब जीरो है और ये पहली बार नॉन जीरो आया है। देन फर्स्ट पार्ट, इफ आर इज इवन देन x is equals to a is local maxima or minima according to this value being negative or positive। अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू बीइंग नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो फिर लोकल मैक्सिमा आएगा, पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा आएगा, ठीक है। अब ये जो आर इवन का मतलब कि टू भी हो सकता है कि सेकंड डेरिवेटिव ही मान लिया हमारा नॉन जीरो आ जाए तो वहीं रुक गए। अब वो अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो x बराबर a जो है वो एफ एक्स के लिए लोकल, अगर पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा है। एंड इफ आर इज ऑड, मान लिया ऑड जो डेरिवेटिव है वो पहली बार नॉन जीरो आया, then x is equals to a is neither local maxima nor local minima। देखो आई विल से कि 95% केसेस में तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन चेंज से ही पता लग जाएगा कि मैक्सिमा या मिनिमा है, मतलब हम यही चीज़ यूज़ करेंगे प्लस है माइनस है, क्योंकि दिस विल बी वेरी फास्ट, ठीक है। बट इन सम केसेस क्या होगा कि मान लिया एफ डैश एक्स निकाला मैंने, ठीक है, और फिर मान लिया उसमें आ गया साइन एक्स माइनस हाफ, ठीक है, मान लिया एक फैक्टर उसमें आ जाएगा साइन एक्स माइनस हाफ, तो साइन एक्स जब हाफ होगा तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। बट कुछ भी वैल्यू मान लिया साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ की, तो इन्फाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, मान लिया एक सोल्यूशन एल्फा है। अब एल्फा से पहले साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, हाफ से छोटी होगी या हाफ से बड़ी होगी, ये हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, दैट डिपेंड्स कि वो एल्फा कहाँ पे है। तो अल्फ़ा अगर π/6 है तो पहले वैल्यू छोटी होगी और बाद में बड़ी होगी, तो वहाँ तो बेसिकली अगर साइन एक्स माइनस हाफ का फैक्टर है तो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होगा तो मिनिमा आएगा। बट अगर 5π/6 है वहाँ पे भी साइन एक्स की वैल्यू हाफ होगी, बट वहाँ पे सीन रिवर्स हो जाएगा कि अगर 5π/6 से थोड़ा छोटा वैल्यू रखेंगे तो साइन की वैल्यू हाफ से थोड़ी बड़ी आएगी। तो इन उलझनों से बचने के लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पे भी जा सकते हैं, वहाँ थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। बट जैसा मैंने बोला कि 95% केसेस में इसी से काम चल जाएगा और हम इसी से काम चलाएंगे, क्योंकि दिस विल बी ए फास्टर मेथड।
ठीक है। ओके, सो नोट 6, ये तो कुछ डेफिनेशन है। द पॉइंट वेयर f dash x is equals to 0 are called stationary points. Note 7, if f dash x is equals to 0 or undefined, then corresponding point is called critical point. इसके बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो ठीक है, वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया। बट अगर हमें पूरे फंक्शन में ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू निकालनी हो पूरे फंक्शन की, पूरे डोमेन के अंदर, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ले लिया, जहाँ जहाँ अनडिफाइन है वो ले लिया। फिर हमने उन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन वैल्यू निकाला। जहाँ पे अनडिफाइन है ऑफकोर्स वहाँ तो फंक्शन वैल्यू तो होगा ही नहीं क्योंकि अनडिफाइन है, बट उसके लेफ्ट और राइट पे लिमिटिंग वैल्यू तो निकालेंगे। और जहाँ पे डिसकंटिन्यूस है वो सारे वैल्यू निकालेंगे। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पे वैल्यू निकालेंगे। फिर इन सब वैल्यूज़ को हमने कंपेयर किया, इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी फिर हम देखेंगे वो ऑब्टेनेबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो लिमिटिंग वैल्यू है एंड ऑब्टेनेबल ही नहीं है। तो फिर तो अगर मान लिया लिमिटिंग वैल्यू आए, सबसे बड़ी वैल्यू जो निकल के आई वो लिमिटिंग वैल्यू आई एंड वो ऑब्टेनेबल भी नहीं आई, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू भी ऑब्टेनेबल हो सकती है। ठीक है, तो फिर मैक्सिमम वैल्यू आएगी नहीं फंक्शन की, ये ठीक है, दैट विल नॉट एग्जिस्ट। ये ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इन्फिनिटी को जा रहा हो इसलिए नहीं आएगी। अगर मान लिया मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू 5 आ रही है और 5 का भी फंक्शन ले ही नहीं पा रहा, बस 5 तक अप्रोच ही कर पा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू फिर कोई नहीं आई फंक्शन की। ऐसी ये सारी जो वैल्यू निकल के आई, इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी अगर वो ऑब्टेनेबल है तो वो लीस्ट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, फाइंड वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू of the function at points of discontinuity, point where function is undefined and at local maxima लोकल मिनिमा। अच्छा, अब कोई बच्चा बोलेगा कि पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, तो चलो वो भी लिख लेते हैं। ये ठीक है, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वेयर फंक्शन इज अनडिफाइंड एंड एट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। आउट ऑफ these obtained values, the greatest value, if obtainable, will be the greatest value ऑफ फंक्शन। ठीक है, सिमिलरली इन सब वैल्यू में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा अगर वो ऑब्टेनेबल है तो वो फंक्शन का लीस्ट वैल्यू हो गया। बस फिर इसके आगे कॉन्केविटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कॉन्केविटी में तो देखो, अगर कॉन्केव अपवर्ड कर्व है ऐसे तो y डबल डैश पॉजिटिव होगा। सेकंड, अगर कॉन्केव डाउनवर्ड कर्व है तो y डबल डैश नेगेटिव होगा। ऑफ कोर्स अगर केवल इतना सा कर्व है तो भी y डबल डैश नेगेटिव है, इतने पोर्शन के लिए भी ये डाउनवर्ड्स है। ठीक है, कॉन्केव अपवर्ड में नोट 1,
फॉर कॉनकेव अपवर्ड्स एनी कॉर्ड will lie entirely above the curve। ठीक है, उन पॉइंट्स को छोड़ के, एंड पॉइंट्स को छोड़ के, अगर हमने कॉनकेव अपवर्ड कर्व में कोई भी एक कॉर्ड बनाया ऐसे करके, तो वो कर्व के ऊपर ही आएगा, ये ठीक है। एंड फॉर कॉनकेव डाउनवर्ड एवरी कॉर्ड will lie below the curve। ठीक है, टेंजेंट में उल्टा हो जाएगा, मतलब इस वाले केस में जो टेंजेंट होगा कर्व उसके ऊपर होगा हमेशा, और इस वाले केस में जो टेंजेंट होगा कर्व उसके हमेशा नीचे होगा। ठीक है, अब ये बोल तो दिया, इसका यूज़ क्या है। यूज़ इस तरह की चीज़ें होंगी, जैसे मान लिया कॉनकेव अपवर्ड कर्व है, तो अगर मैंने मान लिया कोई पॉइंट लिया ए अल्फ़ा कॉमा एफ ऑफ अल्फ़ा, और ये पॉइंट लिया बी, मान ये पॉइंट ए है और ये बी है, बीटा कॉमा एफ बीटा। ठीक है, तो अगर मैंने फंक्शन की, मतलब एक तो एफ अल्फ़ा और एफ बीटा, इसी दोनों पॉइंट के ऊपर सेक्शन फॉर्म लगाया, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कुछ कोई भी रेशो ले ली, मान लिया लैम्डा इज टू म्यू। ठीक है, इंटरनल डिवीज़न है, बस ये याद रखा। तो लैम्डा टाइम्स एफ बीटा प्लस अल्फ़ा टाइम्स एफ अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा टाइम्स लैम्डा और म्यू बोला है, अपॉन लैम्डा प्लस म्यू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ ऑफ लैम्डा बीटा प्लस म्यू अल्फ़ा अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। एक्स कोऑर्डिनेट जो है इस पॉइंट का वो यही हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो राइट हैंड साइड हो जाएगा, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, तो इसलिए ये ज़्यादा होगा। इन पर्टिकुलर मान लिया जहाँ पे लैम्डा और म्यू दोनों ऑफ कोर्स क्या होना चाहिए आर प्लस, ताकि ये इंटरनल डिवीज़न रहे। तो इस तरह की इनइक्वालिटी में यूज़ कर सकते हैं। अगर लैम्डा और म्यू दोनों 1 1 है, तो एफ अल्फ़ा प्लस एफ बीटा बाई 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। ये ठीक है, ये एक स्पेशल केस हो गया। कॉनकेव डाउनवर्ड है तो उल्टा हो जाएगा, ये साइन रिवर्स हो जाएगा, अभी तो ऐसे आएगा। तो इस तरह का चीज़ देख के कि एक तरफ एफ है, दूसरी तरफ एफ की वैल्यूज़ के ऊपर सेक्शन फॉर्मूला लगा रखा है, मेरे को याद रहना चाहिए कि इट शुड हैव समथिंग रिलेटेड टू कॉनकेविटी। और ये ऐसा नहीं कि हम 2 पे ही लागू करें, 3 पे भी लागू कर सकते हैं। तो जैसे मान लिया कॉनकेव डाउनवर्ड है, तो इसमें 3 पॉइंट ले लिया, मान लिया हमने ऐसे करके अल्फ़ा कॉमा एफ अल्फ़ा, बीटा कॉमा एफ बीटा एंड गामा कॉमा एफ गामा। तो एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3 विल बी, ये कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया, तो एफ जो सिंगल एफ है वो बड़ी हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पे तो जो सिंगल एफ था वो छोटी है वैल्यू, बट ये कॉनकेव अपवर्ड था, डाउनवर्ड है तो उल्टा हो जाएगा, एफ अल्फ़ा प्लस एफ बीटा प्लस एफ गामा होल डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहाँ पे भी फंक्शन अपना कॉनकेविटी चेंज करे। तो नोट 1, द पॉइंट where function changes its concavity is called point of inflection। ठीक है, point of inflection will be लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फॉर एफ डैश एक्स। स्लोप का लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा होगा फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे
वाई डबल डैश अगर पॉजिटिव है तो ये वाई डबल डैश क्या है, ये वाई डैश का डैश है। तो अगर वाई डैश का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है, वाई डैश इंक्रीजिंग है। तो कॉनकेव अपवर्ड कर्व पे क्या होगा, वाई डैश विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ऐसे इसमें वाई डैश विल बी, अच्छा वाई जो है वो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है, जैसे दिख रहा है कि यहाँ पे फंक्शन जो है पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, बट जो स्लोप है विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन। स्लोप हमेशा डिक्रीज ही करेगा कॉनकेव डाउनवर्ड पे। ठीक है, तो फॉर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन टू फाइंड पॉइंट ऑफ inflection, find all roots of f double dash x is equals to 0 wherever it, मतलब f double dash changes its sign। मतलब एफ डैश का मेरे को मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो ऑफकोर्स उसका डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए एंड उसका साइन चेंज होना चाहिए। तो एफ डैश का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डबल डैश, तो वो जीरो होना चाहिए प्लस उसका साइन चेंज होना चाहिए, तो वो हमारा आ जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रूविंग इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्विंग भी हो सकता है, वो बोले कि ये इनइक्वालिटी सॉल्व करके दिखाओ। अब मान लिया जैसे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है या दोनों तरफ मान लिया 3 टाइप चीज़ है, तो वो तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर उसमें डिसिमिलर फंक्शन है, मान लिया इन्वर्स भी दिखाई दे रहा है, कुछ और भी दिखाई दे रहा है और प्रोसीजर वे से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर मोस्ट वाली एओडी के हेल्प से सॉल्व हो रहा होगा। और उसमें फिर एओडी का हेल्प क्या लगेगा, या मोस्ट प्रोबेबली या तो सोल्यूशन आर होगा या फाई होगा। तो मतलब हम सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन को एफ एक्स बोला, और अगर मेरे को सॉल्व करना है एफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो मोनोटोनिसिटी से मैं ये देखूंगा कि एफ एक्स की लीस्ट वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, वहाँ से पता लग जाएगा। अगर एफ एक्स की लीस्ट वैल्यू मान लिया पॉजिटिव है तो बाकी सब जगह तो अपने आप ही पॉजिटिव हो गया, तो फिर तो सोल्यूशन पूरा डोमेन हो गया। अगर मान लिया उसकी मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव हो गई तो बाकी सब जगह तो और भी छोटा होगा, तो कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, तो उस वाले केस में सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरह की चीज़ हो गई। तो सॉल्विंग भी हो सकता है, प्रूविंग भी हो सकता है। टू प्रूव एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, इसको लेफ्ट पे ले गए। अज्यूम एच एक्स बराबर एफ एक्स माइनस जी एक्स एंड शो दैट h का मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। अगर मैं ये प्रूव करना है कि f g से हमेशा बड़ा है, तो g को इधर ले आए, मतलब f माइनस जी हमेशा 0 से बड़ा है। तो अब f माइनस जी की मैंने मिनिमम वैल्यू निकाली, अगर वो 0 से बड़ा हो गया तो हमेशा ही सही हो गया, बस। ठीक है, कुछ सॉल्विंग भी हो सकता है। Second, if f(x) is continuous and increasing and strictly increasing, then f(x) is equals to 0, या फिर strictly decreasing हो जाए तो भी चलेगा। Then f(x) is equals to 0 can have maximum one real root। अगर मान लें कोई ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है तो वो एक्स एक्सिस को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट कर सकता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हमेशा कट करेगा ही करेगा। जैसे कॉट इनवर्स एक्स है, पूरे आर में डिफाइंड है और हमेशा डिक्रीजिंग है, फिर भी वो पाई से डिक्रीज करते करते 0 तक पहुंचेगा।
इन्फिनिटी पे जाके, मतलब जीरो किसी भी फाइनाइट पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा तो उसका कोई रूट ही नहीं आएगा। तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट कर सकता है, या तो करेगा ही नहीं, या अगर करेगा तो एक ही बार कट करेगा। सिमिलरली अगर कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग है तो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन को एक ही बार कट कर सकता है। ठीक है, बस यही हमारा बेसिक सा हो गया। उसके बाद आएगा रोलेस थ्योरम, which says if fx is, ठीक है, तीन कंडीशन, कॉन्टिन्यूस इन a to b closed, second, and differentiable in a to b open, and f of a is equals to f of b, then there exists a number c belonging to a to b such that f dash c is equals to 0। मतलब इसने इफेक्टिवली क्या क्या बोला है कि अगर फंक्शन a से b में कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, मतलब सडनली स्लोप कहीं चेंज नहीं हो सकता, कहीं बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए। अच्छा, डिफरेंशिएबल में हमने ए से बी में ओपन लगाया, उसका मतलब क्या है कि वी आर गिविंग यू मोर फ्रीडम कि अगर ए पे अगर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो भी चलेगा, हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायरमेंट से कुछ भी ज़्यादा चीज़ फुलफिल हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट रिक्वायरमेंट से कोई भी चीज़ कम नहीं होनी चाहिए। और ए और बी पे अगर फंक्शन की वैल्यू बराबर है तो अगर देखो यहाँ से उसने ग्राफ ने ऊपर जाना चालू किया तो वापस उसे बी पे यहीं पे आना है, तो कहीं ना कहीं तो उसको घूमना ही पड़ेगा, और जहाँ घूमेगा वहीं स्लोप 0, तो वहीं ये आ जाएगा। ये पॉइंट इस इंटरवल के बीच में कहाँ पे आएगा, ए की तरफ बी की तरफ, बिल्कुल बीच में नहीं कह सकते। ठीक है, और कितने सी आएंगे, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ग्राफ ऐसे बने तो ये भी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट इसमें कई जगह पे स्लोप 0 है, ठीक है, 4 जगह पे 0 है, तो भी चलेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये थ्योरम बस ये बता देगा कि एक जगह स्लोप 0 है, उससे ज़्यादा जगह भी हो सकता है, और जो जहाँ पे 0 है वो कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं और किसी की भी साइड हो सकते हैं, ए की तरफ बी की तरफ एंड सो ऑन। बस रोल्स थ्योरम में यही स्टेटमेंट है। इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन मान लिया फुलफिल ना हो तो फिर रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। स्लोप फिर भी 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, या इसको हम बोलते हैं LMVT। ये बिल्कुल रोल्स थ्योरम का ही बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हायर वर्जन है। हायर वर्जन मतलब जनरलाइज वर्जन है। रोल्स थ्योरम इसका स्पेशल केस है। तो इफ़ fx इज, बस यहाँ पे दो ही कंडीशन है, कॉन्टिन्यूस इन a to b closed, and second part differentiable in a to b open, then there exists a number c belonging to a to b such that f dash c is equals to a माइनस बी। ठीक है, अब इसका बेसिकली मतलब क्या है, इसने बोला कि ए और बी पे अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो चलेगा, बट इसका मतलब ये है कि जैसे मान लिया एक पॉइंट बी ये हो गया, एक पॉइंट ए ये हो गया, तो जो राइट हैंड साइड लिखा है एफ ए माइनस एफ बी, तो वो बेसिकली या इसको ऊपर नीचे दोनों जगह पलट दिया तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस, ऊपर बी पहले तो नीचे बी पहले, तो बेसिकली इस लाइन ए बी का स्लोप लिखा है।
तो जो राइट हैंड साइड पे वो बोला कि ए बी का जो स्लोप है वो किसी ना किसी जगह टेंजेंट का स्लोप पक्का मिल जाएगा। मैंने इफेक्टिवली क्या बोला है कि बीच में एक पॉइंट सी ऐसा जरूर मिल जाएगा जहाँ पे टेंजेंट का स्लोप इन एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड के स्लोप के बराबर होगा। अब ये हमारा जनरलाइज वर्जन हो गया। अगर ये जैसे एफ ऑफ ए है और ये एफ ऑफ बी है, अगर एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए के बराबर हो जाए, मतलब बी पॉइंट यहीं उतर आए, तो ये टेंजेंट भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यही रोल्स थ्योरम बन जाएगा। और सी कहाँ आएगा नहीं बता सकते, ए और बी के बीच में आएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए टू बी ओपन में, तो अगर ए और बी पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी हमें क्लोज्ड इंटरवल में चाहिए। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जो राइट हैंड साइड लिखा है वो बेसिकली ए से बी तक जाने में फंक्शन का एवरेज रेट चेंज लिखा है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इंस्टेंटेनियस रेट चेंज लिखा है। मान लिया इसका मतलब है कि हम ए से बी पॉइंट तक गए और हमारा एवरेज रेट चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स मान लिया 4 आया, तो उसका मतलब है कि एक्स के कंपैरिजन में वाई 4 गुना तेज़ी से बढ़ रहा है। अब पूरे इंटरवल में ऐसा हो सकता है कि कहीं 4 से कम हो रेट, कहीं 4 से ज़्यादा हो, तो बस ये बोल रहा है कि अगर एवरेज 4 है तो उस इंटरवल में कहीं ना कहीं एक बार इंस्टेंटेनियस रेट चेंज भी 4 हुआ होगा, वरना ऐसा नहीं हो सकता। अगर पूरे टाइम पे रेट अगर 4 से छोटा ही हो तो उसका एवरेज 4 नहीं आ सकता, या पूरे टाइम पे अगर रेट 4 से बड़ा ही हो तो उसका एवरेज 4 नहीं आ सकता। बस ये बोला जा रहा है। ये हमारा हो गया लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। उसके बाद आता है डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। तो फर्स्ट तो लेट P इज ए फिक्स्ड पॉइंट एंड Q इज ए variable point on a given curve। ठीक है, मान लिया ये पॉइंट Q हो गया और ये P हो गया, तो मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस कब आएगा? जब PQ जो है वो कर्व के ऊपर नॉर्मल हो जाए, देन मिनिमम और मैक्सिमम। अच्छा, ये जो मिनिमम मैक्सिमम आएगा वो बेसिकली लोकल आएगा, दिस मे और मे नॉट बी एब्सोल्यूट। देन मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस PQ will occur when PQ is normal to the curve at Q। पहला तो ये हो गया। सेकंड, अगर मान लिया 2 कर्व्स हैं ऐसे करके, इस पे एक पॉइंट P है और इस पे एक पॉइंट Q है, ये कर्व 1 हो गया, ये कर्व 2 हो गया, तो इस पे मिनिमम या मैक्सिमम कब आएगा? जो उस लाइन के अलोंग जो दोनों पे नॉर्मल हो जाए। इफ P इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन कर्व C1 एंड Q is a variable point on curve C2, then minimum or maximum distance PQ will occur when PQ is normal to both the curves। when PQ is normal to both the curves, अगर ये दोनों पे नॉर्मल है साइमल्टेनियसली तो ही होगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ये जो टेंजेंट्स है ये म्यूचुअली पैरेलल हो जाएगा।
Note 1, if curves are intersecting, then minimum distance बराबर 0. Note 2, if one of the curves goes till infinity, then maximum distance does not exist. Note 3, अगर दोनों में से एक कर्व एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक कर्व 1 ये है, कर्व 2 ये है, तो अगर एक कर्व स्ट्रेट लाइन है तो दूसरे कर्व पे वो पॉइंट ढूंढो P जहाँ पे टेंजेंट इस लाइन C1 के पैरेलल हो जाए. तो इफ़ one of the curves is a straight line, then find point P on other curve where tangent is parallel to line C1. Note 4, अगर एक कर्व सर्किल है तो ये मान लिया C1 है, ये C2 है, तो दूसरे कर्व पे एक पैरामीट्रिक पॉइंट P लिया, वहाँ पे नॉर्मल खींचा और उसको ना सर्किल के सेंटर से पास कर दिया. इफ C1 इज सर्किल, देन टेक parametric point P on C2, write equation of normal at this point, and then satisfy coordinates of center in this normal. ये हो गया हमारा. अब क्यूब एनालिसिस फॉर रूट्स. ये ठीक है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ये ठीक है, ये IIT JEE में नहीं आएगा क्योंकि कैलकुलेशन खूब होगा इसमें. मान लिया क्यूबिक दे रखा है AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D, और इसके डेरिवेटिव को P' 3x² प्लस 2BX प्लस C, वो मान लिया कैपिटल AX² प्लस BX प्लस कैपिटल C हो गया. तो इसका हम D चेक कर सकते हैं, B² माइनस 4AC. तो केस 1, अगर D नेगेटिव हो गया तो उसका मतलब क्या कि P' अपना साइन चेंज ही नहीं कर पाएगा. रूट्स अगर रियल नहीं है तो उसका मतलब क्या कि P मोनोटॉनिक हो गया. दिस इम्प्लाइज P' will not change its sign, implies Px will be monotonic. Px will have no maxima minima. Px is equals to 0 will have exactly one रियल रूट. पहला केस तो ये हो गया. फिर केस 2, अगर D बराबर 0 हो गया तो दिस इम्प्लाइज P' परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा कुछ ऐसे करके, कैपिटल A टाइम्स x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर.
तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, अभी भी पी एक्स विल बी मोनोटॉनिक, ठीक है, पी एक्स विल हैव नो मैक्सिमा मिनिमा, ये भी सही है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 विल हैव एग्जैक्टली वन रियल रूट या फिर 3 रिपीटेड रूट्स अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा। ये कब होगा, जब पी अल्फ़ा 0 हो जाए, मतलब जो पी डैश का रूट है रिपीटेड रूट अल्फ़ा, वही अगर पी का भी हो जाए तो तीनों रूट रिपीटेड हो जाएंगे। अगर पी अल्फ़ा 0 ना हो तो एक ही आएगा, मतलब इस वाले केस में ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा कि ये अल्फ़ा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, बट इसका वैल्यू 0 नहीं है, पी का, y इज इक्वल्स टू पी एक्स का ग्राफ ऐसे। और इस वाले केस में ग्राफ ऐसे बनना है कि जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहीं स्लोप भी 0 आ रहा है। ये हो गया हमारा केस 2। केस 3, इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0 देन पी डैश एक्स जो है वो कुछ ऐसे आ जाएगा, a टाइम्स x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। तो इस वाले केस में पी एक्स विल हैव लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये पक्की बात है। पी एक्स विल नॉट बी मोनोटॉनिक, सही है। और कितने रूट्स आ जाएंगे, पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 विल हैव, देखो पी डैश के रूट क्या है, अल्फा और बीटा। अगर पी की वैल्यू अल्फा पे एंड पी की वैल्यू बीटा पे ऑपोजिट साइन का हो गया, देन इट विल हैव 3 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, और जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे करके आएगा। अल्फा और बीटा, ये तो एफ डैश के पी डैश के रूट हो गए, और पी की वैल्यू एक जगह पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव है, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा, अगर पी अल्फ़ा इंटू पी बीटा 0 हो जाए तो देखो 3 रियल रूट्स ऑफ विच 2 विल बी रिपीटेड। तो इस वाले केस में जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनेगा कि मान लिया पी अल्फ़ा इंटू पी बीटा 0 होने का मतलब क्या है कि पी का रूट खुद अल्फ़ा या बीटा में से एक हो गया। तो अगर अल्फ़ा रूट हो गया तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, तो यहाँ पे 2 रूट अल्फ़ा अल्फ़ा हो गए और तीसरा रूट ये हो गया, तो टोटल 3 रूट आएंगे, बट उसमें से 2 रिपीट होगा। एग्जैक्टली 1 रियल रूट अगर पी अल्फ़ा इंटू पी बीटा ग्रेटर देन 0 हो गया। तो अगर मान लें मैक्सिमम और मिनिमम वाले पॉइंट पे सेम साइन का वैल्यू हो जाए कि अल्फ़ा पे भी पॉजिटिव बीटा पे भी पॉजिटिव, तो पी का एक ही रियल रूट आएगा। ये हो गया हमारा रूट एनालिसिस।